हेलो दोस्तों, ये बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है। इसमें आते लघु उत्तरीय आप लोग को सीरीज का करा रहे हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय होगा। 2 वीडियो में एक पेपर कंप्लीट होगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ये सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द को बताइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? देखिए आकाश है, वर्षा है, सत्य है, झूठ है, पानी है, सहायता आदि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पूछा भी गया 2018 में। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर व्यंजन जान के देखिए, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, पता है ना? तृतीय तृतीय ज्ञानी, ये 3 यहाँ पे दिया है। एक्सरे होता है 4। देखिए पहला इसमें क्या क्या है? संयुक्त व्यंजन 6 किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो जो 6 ये क और स से बनता है। क पे हलंत लगा के ऐसे, क पे हलंत प्लस स षटकोट। अब देखिए दूसरा, संयुक्त व्यंजन त्र किन वर्णों से योग से बनता है? तो त्र त्रिशूल जो है ये, इसमें गलती दिया है, दोनों पर हलंत लगा दिया है, एक पर हलंत रहेगा त ऐसे प्लस र। देखिए ये त पे हलंत रहेगा। हलंत का मतलब होता है कि आधा केवल स्वर रहित होता है। तो संयुक्त व्यंजन त्र जो है आधा त और र से बनेगा। और संयुक्त व्यंजन ज्ञानी जो है, इस पर भी गलत दे दिया। देखिए इसमें देखिए ज ऐसे रहेगा, ज हलंत प्लस यहाँ ऐसे। ये हो गया संयुक्त व्यंजन ज्ञानी, 2 योग से बनता है। इन्हीं 2 योग से हलंत, आपको ऐसे हलंत लगाना चाहिए। अब देखिए ये बिंदु किसका अनुस्वर का है? ये चंद्र बिंदु है। देखिए ये बिंदु जो है अनुस्वर है, ये बिंदु जो है चंद्र बिंदु है। अतिवृष्टि का विलोम दिखा अनावृष्टि हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। भाषाई कौशल बताइए। भाषाई कौशल सुपोपोली मतलब सु से मतलब सुनना, बो से मतलब बोलना, प से मतलब पढ़ना और ली से मतलब लिखना। तो भाषाई कौशल का यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या अगर पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। पठन का अर्थ है जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप में पढ़ना है, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। पठन के सोपान देखिए, पठन के कौन कौन से सोपान हैं? पठन के 3 प्रमुख सोपान हैं। मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण का उपयोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं देखिए कौन कौन से है? चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन। ये जो 4 है, ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों को आना चाहिए। चित्र पठन मतलब देख के पढ़ने, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बच्चे जो पढ़ने की पठनगत अपेक्षाएं, वो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। उच्चारण के दोष क्या है? रुक रुक कर बोलना। पहला देखिए रुक रुक कर बोलना। आगे देखिए, पहला रुक रुक कर बोलना। दूसरा देखिए गदगद स्वर में बोलना, दीनहीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना और मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 ये पूछा गया है,
पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। पढ़ने की कला का अभाव, पहला देखिए पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव, दृष्टि दोष का होना। दृष्टि दोष का होना ये पठन कौशल के बाधक तत्व हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो आशय है वो लिखित और मौखिक दोनों से है। अब देखिए क्वेश्चन अगला देखिए 20 नंबर देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। ये 2 पॉइंट हैं। परिवेशी विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। परिवेशी विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। अब बच्चे जिज्ञासु होते हैं जिनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। भाषाई कौशल का विकास होता है। ये 3 पॉइंट है। परिवेशी विषय पर चर्चा 3 पॉइंट देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। सरल वाक्य किसे कहते हैं। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्रिया है और मोहन चाय बना रहा है, इसमें भी एक ही क्रिया है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। वो वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और आदि लेकिन किंतु परंतु द्वारा जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के लिए इतना जानिए, जैसे और आदि लेकिन परंतु आदि शब्द जुड़े हों, या तो फिर वो वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य, ये मिश्रित वाक्य के लिए देखिए, मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। मिश्रित वाक्य हो गए। देखिए मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। मतलब अधिगम को प्रमाणित करना कहाँ तक पहुंचा, यही मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 26 मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों मौलिकता की जांच की जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। प्रक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रक्षात्मक मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संयोग परलोक निरामिष का विलोम बताइए। संयोग का विलोम वियोग हो गया, परलोक का विलोम निरामिष हो गया, नहीं संयोग का विलोम वियोग, परलोक का लोक हो गया तथा निरामिष का सामिष हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। उन्नति का अवनति हो गया और कृतज्ञ का कृतघ्न हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य और कमल का सूर्य पर्यायवाची लिखना है। देखिए सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये हो गया। और देखिए कमल का अम्बु, सरोज, सरसी आदि। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे ठेस, लोटा, खिड़की, थरिया, बर्तन आदि, डिब्बा आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मातृभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं। 52।
हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। अब देखिए वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वर्ण वे हैं जिनको खंड न किया जा सके, जिसका कोई खंड न किया जा सके वो वर्ण है। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। देखिए वर्ण की परिभाषा, वर्ण वे हैं जिनको खंड न किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कर, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, वर्णों के समूह के वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण। देखिए क वर्ग, ये आपको पता होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण व्यंजन। देखिए क वर्ग में क से यहाँ तक हो गया, और च वर्ग में च से यहाँ तक हो गया, क से अंगा तक, क वर्ग में च से यहाँ तक, ज वर्ग में ट से आड़ा तक, ट से आड़ा तक जो है ये ट वर्ग में होगा। त वर्ग में त से न तक, प वर्ग में प से म तक, और अंतस्थ में ये इम्पोर्टेंट देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से है? अंतस्थ व्यंजन जो है ये र ल व ये जो है अंतस्थ व्यंजन हो गए। और ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन में स ह हो गया। और द्विगुण व्यंजन में डडलिया ढकना। देखिए ये 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब देखिए निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को लिखिए। अंतस्थ व्यंजन अभी ऊपर आप पढ़े, य र ल व 4 है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व 4 ये अंतस्थ व्यंजन है। ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठना अभ्यास। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे क ख ग घ अंग आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? देखिए टोटल कितना 15 है, प्रत्येक बच्चों को 3 अमरूद दिया गया, तो इस तरह 15 टोटल 15/3, यहाँ पर हल भी किया बराबर 5, 3 × 5 = 15, तो अतः प्रत्येक बच्चे को 5 बच्चों को अमरूद प्राप्त हुआ। अब देखिए विराम चिन्हों संबंधित समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। विराम चिन्हों संबंधित समस्या के प्रमुख कारण, विराम चिन्हों से संबंधित जो समस्या होती है देखिए उसमें क्या, पहला अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, लापरवाही, उच्चारण दोष। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 देखिए, संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो इसमें क्या, पहले संख्या देख लीजिए, 32,541 में 5 हैं, 5 अंक हैं, दूसरी संख्या 6,170 में अंकों की संख्या 4 है, इसमें 5 इसमें 4 है, तो एक बड़ा होगा, एक ग्रेटर देन होगा, या ये लेस देन इतना होगा, बस यही है, इसमें है क्या। ये देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लिखिए। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर जिनमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन हैं देवनागरी लिपि में। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं
के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। पठन कौशल जानेंगे। पठन कौशल क्या? पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 देखिए, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ हो जाएगा। कंठ मतलब क वर्ग हो गया। क ख ग अंग। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्द से तो क्या तात्पर्य है? देखिए इक्वली ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए यौगिक शब्द, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह, देवगढ़। उदाहरण में देखिए देवगढ़। जैसे यौगिक शब्द क्या है? जिसका खंड करने पर अर्थ निकले उसको यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देवगढ़। देव का अर्थ हो गया देवता और देव का अर्थ हो गया देवता और मंदिर। देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। मंदिर का अर्थ हुआ देव मंदिर, यहाँ देवता ना, हाँ देव मंदिर है। यौगिक शब्द मतलब उदाहरण में जैसे देव मंदिर, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। दोनों का देखिए देव मंदिर का अलग अलग खंड करने पर इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 56, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे क्या हो गया, अरे राधा भाग गई आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे तब मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे, तो बताइए मोहन ने कितने पेन खरीदे? ये पहले लिखिए, राम ने कितने खरीदे पेन? 16, श्याम ने 12, अब मोहन ने पेन खरीदे तो मोहन कितना फ़ोन खरीदेगा? मोहन जो है, मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे, राम 16 है तो मोहन 10 अधिक करेगा, 26 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, संख्या 4543 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताइए। ठीक है, स्थानीय मान में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा 5, तो 5 क्रॉस 100 कर देंगे तो 500 हो जाएगा। और जो इसका जाति मान या अंकित मान पूछ ले तो वो पर्टिकुलर व्यक्तिगत मान हो गया तो 5 ही होगा। गणेश शब्द के 3 प्रवाची लिखिए, लंबोदर, गजानंद और एक दंत, ये गणेश के प्रवाची शब्द है। कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के लिए विलोम लिखिए। कनिष्ठ का हो जाए ज्येष्ठ, ये इम्पोर्टेंट है। वरदान का हो गया अभिशाप और उत्कर्ष हो गया अपकर्ष। कनिष्ठ वाला आपको और उत्कर्ष वाला याद होना चाहिए, ये पूछा गया 2018 में। कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के विलोम, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, वरदान का अभिशाप, उत्कर्ष का अपकर्ष। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संख्या। गणित में 1, 2, 3 आदि संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे, इसका प्रकार बताइए। वर्ण से आता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अभी आप पढ़े थे वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण ध्वनियाँ हैं, ये भी जानिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण ध्वनियाँ तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। वर्ण के प्रकार, वर्ण प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ण लिखिए, स्वर हो गया अ, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, औ, ये जो हो गया ये स्वर हो गया। इसके बाद देखिए क वर्ग हो गया, क वर्ग में क से अंगा तक, च वर्ग में च से आड़ा तक, यहाँ तक।
ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, अंतस में य रला हुआ, अंतस व्यंजन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अंतस में क्या था, य र ल और व, ये अंतस व्यंजन में था। और ऊष्म व्यंजन में क्या था, ऊष्म व्यंजन में भी 4 व्यंजन थे, छोटा सा, बड़ा सा, षटकोण और हल, ये जो है ऊष्म व्यंजन हो गए। द्विगुण व्यंजन में क्या था, द्विगुण व्यंजन में 2 व्यंजन थे, ड डलिया और ढ ढकना, ये 2 द्विगुण व्यंजन थे। अब देखिए सम संख्या से आप क्या समझते हैं, जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि, ये सब सम संख्याएँ हैं। अब देखिए 64 क्वेश्चन नंबर, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप धारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली आदि आदि, जैसे उंगली आदि आदि। देखिए हलंत, हलंत से क्या अभिप्राय है, लिखिए हलंत, ये हलंत से क्या अभिप्राय लिखिए। हलंत से आशय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे त, ये है, इसको स्वर रहित बनाते हलंत, ये हो गया स्वर रहित, हलंत हो गया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो सब 26 होते हैं, हिंदी में 52 होते हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी हैं, नाम लिखिए। च वर्ग में कितने, वो च वर्ग मतलब च चरका च छाता ज झन्ना इया, ये जो है 5 ध्वनियाँ जो च वर्ग में आती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, गुणा में कौन सी संक्रियाएँ होती, लिखिए। गुणा में निम्नलिखित संक्रियाएँ होती, गुणनफल, गुणज और गुणक। गुणनफल, गुणज और गुणक। देखिए 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान 5 हो गया, 4 का दहाई पे है तो 10 से गुणा, और 3 जो सैकड़ा पे तो 100 से गुणा, 300 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये 4th सेमेस्टर का आपका पेपर फर्स्ट है, केवल अर्थ लघुत्री आपको अभी दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, वह प्रतिदिन योगा करता है, काम का करना है। लता नाचती है, काम का होना है। विधानवाचक मतलब जिसमें विधि निर्माण हो। लेकिन निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वो प्रतिदिन योगा नहीं करता है, लता नाचती नहीं है। अब देखिए निषेध मतलब निगेटिव हो जाए, विधान मतलब सकारात्मक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, देखिए ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व, अस्पष्टता, अस्पष्टता का ज्ञान, अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है। अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। ये होगी बोलने, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है, पहला लिख देंगे अस्पष्टता। दूसरा का देखिए क्या, 3-4 हेडिंग बनाकर आपको लिखना। पहला अस्पष्टता होगा, दूसरा देखिए सार्थकता। ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। ये हो गया नंबर 3 में लिखिए शुद्धता। यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। और तरंगता, ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। लेखन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। लेखन किसे कहते हैं, लेखन का अर्थ बताइए। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ लिखिए।
उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अयोगवा के 3 प्रकार लिखे। अयोगवा का अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग हो गया। अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग हो गया। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन कारक में परिवर्तन, जिन शब्दों के प्रयोग से लिंग वचन कारक में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। हास्य स्वर में देखिए 4 आते हैं, आ, ई, उ, री, छोटी सब रहते हैं, तो हास्य हो गया। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर अथवा वाक्य शब्द बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षाता अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। समृद्ध में देखिए बड़ी, छोटी, ऊ, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ। अर्ध समृद्ध में ए, ओ, आ, और विपरीत में बड़ा आदि। अर्ध समृद्ध में ए, ओ, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, कठोर तालु है, कठोर तालु, मूर्धा कठोर तालु। ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है? ऊष्म व्यंजन क्या है लिखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। संकर शब्द, जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना ले जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक धन चलन, कहीं नेक चलन। वर्ष धन गांठ, वर्षगांठ हो गया। रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 विलोम। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 में क्या है? विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे काला, गोरा, प्रकाश, अंधकार आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 क्या? शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है। या जैसे किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। वास्तविक मान किसे कहते हैं? वास्तविक मान, किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है जबकि स्थानीय मान 200 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण है जैसे संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। 50 का 0 0 हो जाएगा, x का 0 0 हो जाएगा, इंडिया का 0 0 हो जाएगा। जिस भी संख्या में अगर मैं या वर्ड में 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। इसमें तुलना क्या है? इसमें 41,325 में 5 अंक है, दूसरी संख्या 7,000 में 4 अंक है, 41,375 ग्रेटर देन 7,000 या लेस देन इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 पेंसिलें प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई। कितने बच्चों को पेंसिलें दी गई? माना बच्चे x हैं तो कुल पेंसिल 12 है। प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिल दी गई तो x क्रॉस 2 = 12, तो x = 12/2 12 6 बच्चों को पेंसिल मिली। 88 देखिए क्वेश्चन नंबर स्वस्वर पाठन से आप क्या समझते हैं? स्वर सहित वाचन को स्वस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर स्वस्वर पढ़ना स्वस्वर पाठन है। स्वस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। जो अध्यापक पढ़ाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण मतलब सीखना, आदर्श मतलब जो बोलते हैं कि अध्यापक जो है तो आदर्श वाचन करते हैं, छात्र जो है अनुकरण वाचन करते हैं। भाषा शिक्षा में उचित आरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। भाषा शिक्षा में उचित
अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1, शीघ्रता से पठन और भाव को समझ कर न पढ़ना। शीघ्रता से पठन और भाव को समझ कर न पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें बताइए। पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। तीसरा देखिए, प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है। ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहाँ रुकने की ज़रूरत हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 देखिए, असुंदर खराब लेखन के दो कारण बताइए। असुंदर लेखन के कारण इस प्रकार। नंबर 1 देखिए, कलम पकड़ने का ढंग सही ठीक न होना, लिखने की कापी तथा आंखों की दूरी उचित न होना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो, लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित न हो। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पठन कितने प्रकार का होता है। पठन दो प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन आदि हैं, लेकिन मुख्य दो होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम आदि। श्रुत लेख किसे कहते हैं। वे लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं उसे श्रुत लेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। सभी इम्पोर्टेंट है। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वारा बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों का स्पर्श मात्र करती हुए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क ख ग घ, ठ ठ ठ ठ, थ थ थ थ आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण से वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत शब्द जो हिंदी में आकर अपना रूप बदल दिए हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे आम, हाथ, आग, अंग, आग, नंगा आदि। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, तत्सम शब्द के संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में आके भी अपना रूप नहीं बदले हुए तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण सहित बताइए। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द कहते हैं रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, कान, कलम आदि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण जो शब्दों के योग से बनते हुए वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज, जलद आदि। मुहावरा और लोकोक्ति अंतर। मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, कहावत, और लोकोक्तियाँ कहावत वाक्य है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर देख लीजिए। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि जो सब संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद। अब देखिए ये संज्ञा के भेद मेन है। संज्ञा के निम्न भेद है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। संज्ञा के 5 भेद हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसी के द्वारा से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। ये सर्वनाम है, सब पूरे सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद इस प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण देखिए
जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे सेब, खट्टा, चतुर, बिल्ली आदि। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? एक क्रिया जिसमें किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया है। क्रिया के भेद। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये सही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 110। पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। पठन का अभिप्राय सस्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। निम्न में समास बताइए। निम्न में समास बताइए। समास। नीलकंठ में कर्मधार समास हो गया। पंचानन बहुब्री समास हो गया। दशानन बहुब्री समास हो गया। नवग्रह द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज बहुब्री समास हो गया। जो किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण करे उसे बहुब्री समास होता है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। शास्त्र वाचन किसे कहते हैं? शास्त्र वाचन स्वर युक्त होता है, ये बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। मौन वाचन, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट। मौन वाचन किसे कहते हैं? जिस वाक्य को ओंठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज़्यादा सीख पाते हैं। इसमें बालक ज़्यादा सीख पाते हैं मौन वाचन में। किसमें कम सीख पाते हैं? शास्त्र वाचन में। मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी? गद्य या पद्य के लिए? गद्य के लिए। गद्य के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी। पद्य पढ़ते समय वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। पोएम हम इसीलिए होते हैं ना, रसानुभूति के लिए। जी, मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। मौन वाचन का पहला देखिए, मौन वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गहन वाचन और द्रुत वाचन। गहन वाचन और द्रुत वाचन। पाठ पुस्तक का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। देखिए, पहला का उचित आसन व मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, अशांति वातावरण, ये सब होना चाहिए पाठ पुस्तक का मौन वाचन करते समय। ये क्वेश्चन नंबर 121 का वाचन दोषों को दूर करने की विधियाँ बताइए। क्या क्या विधियाँ? देखिए, जो वाचन को दूर किया जाए, आवृत्ति का, पुनरावृत्ति का, स्थान परिवर्तन का, अस्पष्टता का, निरावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राजन दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है आदि। देखिए वचन। वचन क्वेश्चन नंबर 23, देखिए वचन किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, औरत, मोर, बाग आदि। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, बालक आदि। उच्चारण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं, घोष या अघोष। घोष में जैसे ईयर अलग हो गया और अघोष में स हो गया। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। बगिया, वाटिका, बाग। अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यास्त हुआ, अर्धविराम। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम है। छोटा है, देखिए रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई।
यहाँ द्वारा शब्द जो कर्मवाचक वही बोध कराता है। मूर्धन वर्ण किसे कौन है? इनके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है। जैसे त वर्ग तथा द्विगुण व्यंजन जो हैं ये मूर्धन वर्ण हैं। देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दोगुना समय लगता है उसमें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ी और बड़ी री है। और देखिए योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखिए। जय पराजन देखिए योजक चिन्ह लगा है ये, और लाभ हानि में लगा है। ये जो है देखिए संख्या 636 में दोनों छः के स्थानीय मान देखिए, एक 6 क्रॉस 1 6 हो जाएगा, दूसरा 6 क्रॉस 100 बराबर 600 हो जाएगा क्योंकि सैकड़े पे है। 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए। प्रत्येक बच्चों को कितने सेब मिलेंगे? 4 बच्चे में 48 सेब, तो एक बच्चे में 48 बटे 4 बराबर 12, तो 12 सेब मिलेंगे। देखिए निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। 6 3 8 5 7 9, तो देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 7, फिर 8 9 हो जाएगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में हो गया, आरोही मतलब घटते क्रम होगा। और लघुत्तरी प्रश्न देखिए इसको करने में लांग हो जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। हेलो दोस्तों, ये BTC 4th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है। इसमें आते लघुत्तरी आप लोग को सीरीज का करा रहे हैं, इसके बाद दीर्घोत्तरी होगा। 2 वीडियो में एक पेपर कंप्लीट होगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ये सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? देखिए आकाश है, वर्षा है, सत्य है, झूठ है, पानी है, सहायता आदि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पूछा भी गया 2018 में। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। स्वर व्यंजन जान के देखिए, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, पता है ना? तृतीय त्रिशूल ज्ञानी, ये 3 यहाँ पे दिया है, एक्सरे होता है 4। देखिए पहला इसमें क्या क्या है? संयुक्त व्यंजन 6 किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो जो 6 एक क और स से बनता है। क पे हलंत लगा के ऐसे, क पे हलंत प्लस स षटकोट। अब देखिए दूसरा संयुक्त व्यंजन त्र किन वर्णों से योग से बनता है? तो त्र त्रिशूल जो है ये इसमें गलत दे दिया है, दोनों पर हलंत लगा दिया है, एक पर हलंत रहेगा त ऐसे प्लस र। देखिए त पे हलंत रहेगा, हलंत का मतलब होता है कि आधा केवल स्वर रहित होता है। तो संयुक्त व्यंजन त्र जो है आधा त और र से बनेगा। और संयुक्त व्यंजन ज्ञानी जो है इस पर भी गलत दे दिया। देखिए इसमें देखिए ज ऐसे रहेगा, ज हलंत प्लस यहाँ ऐसे, ये हो गया संयुक्त व्यंजन ज्ञानी। 2 योगों से बनता है, इन्हीं 2 योग से हलंत आपको ऐसे हलंत लगना चाहिए। अब देखिए ये बिंदु किसका अनुस्वर का है? ये चंद्र बिंदु है। देखिए ये बिंदु जो है अनुस्वर है, ये बिंदु जो है चंद्र बिंदु है। अतिवृष्टि का विलोम दिखा अनावृष्टि हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। भाषाई कौशल बताइए। भाषाई कौशल सुपोपोली मतलब सु से मतलब सुनना, बो से मतलब बोलना, प से मतलब पढ़ना और ली से मतलब लिखना। तो भाषाई कौशल का यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा, पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। पठन का अर्थ है जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप में पढ़ना है, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। पठन के सोपान देखिए, पठन के कौन कौन से सोपान हैं?
पठन के 3 प्रमुख सोपान हैं। मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण का उपयोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं देखिए कौन कौन से है। चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन। ये जो 4 है ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों को आना चाहिए। चित्र पठन मतलब देख के पढ़ने, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बच्चे जो पढ़ने की पठनगत अपेक्षाएं, वो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। उच्चारण के दोष क्या है। रुक रुक कर बोलना। पहला देखिए रुक रुक कर बोलना। आगे देखिए पहला रुक रुक कर बोलना। दूसरा देखिए गदगद स्वर में बोलना, दीनहीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना और मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 ये पूछा गया है। पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। पढ़ने की कला का अभाव। पहला देखिए पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव, दृष्टि दोष का होना। दृष्टि दोष का होना ये पठन कौशल के बाधक तत्व हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो आशय है वो लिखित और मौखिक दोनों से है। अब देखिए क्वेश्चन अगला देखिए 20 नंबर देखिए। हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। ये 2 पॉइंट हैं। परिवेशी विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। परिवेशी विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। अब बच्चे जिज्ञासु होते हैं जिनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। भाषाई कौशल का विकास होता है। ये 3 पॉइंट है। परिवेशी विषय पर चर्चा 3 पॉइंट देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। सरल वाक्य किसे कहते हैं। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्रिया है और मोहन चाय बना रहा है, इसमें भी एक ही क्रिया है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। वो वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और आदि, लेकिन, किंतु, परंतु आदि द्वारा जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के लिए इतना जानिए, जैसे और आदि, लेकिन, परंतु आदि शब्द जुड़े हों, या तो फिर वह वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य के लिए देखिए, मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। मिश्रित वाक्य हुए। देखिए मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। मतलब अधिगम को प्रमाणित करना कहाँ तक पहुंचा, यही मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 26 के। मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों मौलिकता की जांच की जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। प्रक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रक्षात्मक मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। संयोग परलोक निरामिष का विलोम बताइए। संयोग का विलोम वियोग हो गया, परलोक का विलोम निरामिष हो गया, नहीं, संयोग का विलोम वियोग, परलोक का लोक हो गया तथा निरामिष का सामिष हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए।
उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम होता है। उन्नति का अवनति हो गया और कृतज्ञ का कृतघ्न हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य और कमल का सूर्य पर्यायवाची लिखना है। देखिए सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये हो गया। और देखिए कमल का अम्बु, सरोज, सरसीज आदि। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे ठेस, लोटा, खिड़की, थरिया, बर्तन आदि, डिब्बा आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। अब देखिए वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। वर्ण वे हैं जिनको खंड न किया जा सके, जिसका कोई खंड न किया जा सके वो वर्ण है। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। देखिए वर्ण की परिभाषा, वर्ण वे हैं जिनको खंड न किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। वर्णों के समूह के वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण। देखिए क वर्ग, ये आपको पता होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण व्यंजन। देखिए क वर्ग में क से ञ तक हो गया, और च वर्ग में च से ञ तक हो गया। अंगा, क से अंगा तक, क वर्ग में च से ञ तक। ज वर्ग में ट से आड़ा तक, ट से आड़ा तक जो है ये ट वर्ग में होगा। त वर्ग में त से न तक, प वर्ग में प से म तक, और अंतस्थ में ये इम्पोर्टेंट देखिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से है? अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन हो गए। और ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन में स, ह हो गया। और द्विगुण व्यंजन में ड, डलिया, ढकना। देखिए ये तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब देखिए निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है, उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को लिखिए। अंतस्थ व्यंजन अभी ऊपर आप पढ़े, य, र, ल, व 4 है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व 4 ये अंतस्थ व्यंजन है। ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? देखिए टोटल कितना 15 है, प्रत्येक बच्चों को 3 अमरूद दिया गया, तो इस तरह 15 टोटल 15/3, यहाँ पर हल भी किया बराबर 5, 3 × 5 = 15, तो अतः प्रत्येक बच्चे को 5 बच्चों को अमरूद प्राप्त हुआ। अब देखिए विराम चिन्हों संबंधित समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। विराम चिन्हों संबंधित समस्या के प्रमुख कारण।
विराम चिन्हों से संबंधित जो समस्या होती है, देखिए उसमें क्या, पहला अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, लापरवाही, उच्चारण दोष। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, देखिए संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो इसमें क्या, पहले संख्या देख लीजिए, 32,541 में 5 अंक हैं, दूसरी संख्या 6,170 में अंकों की संख्या 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो एक बड़ा होगा, एक ग्रेटर देन होगा, या ये लेस देन इतना होगा, बस यही है, इसमें है क्या। ये देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लिखिए। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर, जिनमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि में अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है, जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समानात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। पठन कौशल जानेंगे। पठन कौशल क्या। पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समानात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 देखिए, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ हो जाएगा। कंठ मतलब क वर्ग हो गया। क ख ग अंग। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्द से तो क्या तात्पर्य है, देखिए इक्वल, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए यौगिक शब्द, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह, देवगढ़। उदाहरण में देखिए देवगढ़। जैसे यौगिक शब्द क्या है, जिसका खंड करने पर अर्थ निकले उसको यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देवगढ़। देव का अर्थ हो गया देवता, और देव का अर्थ हो गया देवता और मंदिर। देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। मंदिर का अर्थ हुआ देव मंदिर, यहाँ देवता ना, हाँ देव मंदिर है। यौगिक शब्द मतलब उदाहरण जैसे देव मंदिर, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। दोनों का देखिए, देव मंदिर का अलग अलग खंड करने पर इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 56, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे क्या हो गया, अरे राधा भाग गई आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे तथा मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे, तो बताइए मोहन ने कितने पेन खरीदे। ये पहले लिख लीजिए, राम ने कितने खरीदे पेन, 16, श्याम ने 12, मोहन ने पेन खरीदे तो मोहन कितना फोन खरीदेगा। मोहन जो है, मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे, राम 16 है तो मोहन 10 अधिक करेगा, 26 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, संख्या 4,543 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताइए। ठीक है, स्थानीय मान में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5, तो 5 क्रॉस 100 कर देंगे तो 500 हो जाएगा। और जो इसका जाति मान या अंकित मान पूछ ले तो वो पर्टिकुलर व्यक्तिगत मान हो गया, तो 5 ही होगा। गणेश शब्द के 3 प्रवाची लिखिए। लंबोदर, गजानन और एक दंत, ये गणेश के प्रवाची शब्द है। कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के लिए विलोम लिखिए।
कनिष्ठ, कनिष्ठ का हो जाए ज्येष्ठ, ये इम्पोर्टेंट है। वरदान का हो गया अभिशाप, और उत्कर्ष हो गया अपकर्ष। कनिष्ठ वाला आपको और उत्कर्ष वाला याद होना चाहिए, ये पूछा गया 2018 में। कनिष्ठ वरदान उत्कर्ष के विलोम, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, वरदान का अभिशाप, उत्कर्ष का अपकर्ष। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संख्या। गणित में 1, 2, 3 आदि संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्या वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे, इसका प्रकार बताइए। वर्ण से आता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अभी आप पढ़े थे वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण ध्वनियाँ हैं, ये भी जान लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण ध्वनियाँ तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। वर्ण के प्रकार। वर्ण प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ण लिखिए, स्वर हो गया अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ओ, औ, ये जो हो गया ये स्वर हो गया। इसके बाद देखिए क वर्ग हो गया, क वर्ग में क से अंगा तक, च वर्ग में च से आड़ा तक, यहाँ तक। ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, अंतस में य लव, अंतस में जनी देखिए इंपॉर्टेंट है। अंतस में क्या था? य, र, ल और व, ये अंतस व्यंजन में था। और ऊष्म व्यंजन में क्या था? ऊष्म व्यंजन में भी 4 व्यंजन थे, छोटा सा, बड़ा सा, षटकोण और हल, ये जो है ऊष्म व्यंजन हो गए। द्विगुण व्यंजन में क्या था? द्विगुण व्यंजन में 2 व्यंजन थे, ड डलिया और ढ ढकना, ये 2 द्विगुण व्यंजन थे। अब देखिए सम संख्या से आप क्या समझते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि, ये सब सम संख्याएँ हैं। अब देखिए 64 क्वेश्चन नंबर, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप धारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आधी आदि, जैसे उंगली, आधी आदि। देखिए हलंत, हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए हलंत, ये हलंत से क्या अभिप्राय लिखिए। हलंत से आशा है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे त, ये है, इसको स्वर रहित बना के हलंत, ये हो गया स्वर रहित, हलंत हो गया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो सब 26 होते हैं। हिंदी में 52 होते हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी हैं? नाम लिखिए। च वर्ग में कितने हैं? वो च वर्ग मतलब च चरका, च छाता, ज झन्ना, इया, ये जो है 5 ध्वनियाँ जो च वर्ग में आती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, गुणा में कौन सी संक्रियाएँ होती? लिखिए गुणा में निम्नलिखित संक्रियाएँ होती: गुणनफल, गुणज और गुणक। गुणनफल, गुणज और गुणक। देखिए 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान 5 हो गया, 4 का दहाई पे है तो 10 से गुणा, और 3 जो सैकड़ा पे तो 100 से गुणा, 300 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। ये 4th सेमेस्टर का आपका पेपर फर्स्ट है, केवल अर्थ लघुत्री आपको अभी दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, वह प्रतिदिन योगा करता है, काम का करना है। लता नाचती है, काम का होना है। विधानवाचक मतलब जिसमें विधि निर्माण हो। लेकिन निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वो प्रतिदिन योगा नहीं करता है, लता नाचती नहीं है। अब देखिए निषेध मतलब निगेटिव हो जाए, विधान मतलब सकारात्मक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं? ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व: स्पष्टता, अस्पष्टता का ज्ञान, अस्पष्टता का होना, ध्वनि में
ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है। अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। ये हो गई बोलने ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है, पहला लिख देंगे अस्पष्टता। दूसरा का देखिए क्या 3-4 हेडिंग बनाकर आपको लिखना। पहला अस्पष्टता होगा, दूसरा देखिए सार्थकता। ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। ये हो गया नंबर 3 में देखिए शुद्धता। यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा पुरस्कृत होना चाहिए। और तरंगता, ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। लेखन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। लेखन किसे कहते हैं, लेखन का अर्थ बताइए। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ लिखिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ लिखिए। स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। अयोग्यवा के 3 प्रकार लिखे। अयोग्यवा का अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग हो गया। अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग हो गया। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन कारक में परिवर्तन, जिन शब्दों के प्रयोग से लिंग वचन कारक में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। हास्य स्वर में देखिए 4 आते हैं, आ ई उ ली, छोटी सब रहते हैं, तो हास्य हो गया। बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि अक्षर अथवा वाक्य शब्द बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि अक्षर शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षाता अधिक बलाघात युक्त ध्वनि अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 78। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। समृद्ध में देखिए बड़ी छोटी ऊ, बड़ी बड़ा ऊ छोटा ऊ। अर्ध समृद्ध में ए ओ आ, विपरीत में बड़ा आदि। अर्ध समृद्ध में ए ओ, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, कठोर तालु है, कठोर तालु, मूर्धा कठोर तालु। ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है, ऊष्म व्यंजन क्या लिखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। संकर शब्द, जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना ले जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक धन चलन, कहीं नेक चलन। वर्ष धन गांठ, वर्षगांठ हो गया। रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 विलोम। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 में क्या है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे काला, गोरा, प्रकाश, अंधकार आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 क्या, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है। या जैसे किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। वास्तविक मान किसे कहते हैं, वास्तविक मान किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है जबकि स्थानीय मान 200 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण है जैसे संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। 50 का 0 0 हो जाएगा, x का 0 0 हो जाएगा, इंडिया का 0 0 हो जाएगा। जिस भी संख्या में अगर मैं या वर्ड में 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। संख्या
41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। इसमें तुलना क्या है, इसमें 41,325 में 5 अंक है, दूसरी संख्या 7,000 में 4 अंक है, तो 41,375 ग्रेटर देन 7,000 या लेस देन इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 पेंसिलें, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई। कितने बच्चों को पेंसिलें दी गई? माना बच्चे x हैं तो कुल पेंसिल 12 है, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिल दी गई, तो x क्रॉस 2 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/2 12 6 बच्चों को पेंसिल मिली। 88 देखिए क्वेश्चन नंबर, स्वर सस्वर पाठन से आप क्या समझते हैं? स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पाठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं, जो अध्यापक पढ़ाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण मतलब सीखना, आदर्श मतलब जो बोलते हैं कि अध्यापक जो है तो आदर्श वाचन करते हैं, छात्र जो है अनुकरण वाचन करते हैं। भाषा शिक्षा में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। भाषा शिक्षा में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1, शीघ्रता से पठन और भाव को समझ कर न पढ़ना। शीघ्रता से पठन, भाव को समझ कर न पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। तीसरा देखिए, प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है। ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहाँ रुकने की ज़रूरत हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 देखिए, असुंदर खराब लेखन के 2 कारण बताइए। असुंदर लेखन के कारण इस प्रकार। नंबर 1 देखिए, कलम पकड़ने का ढंग सही ठीक न होना, लिखने की कापी तथा आंखों की दूरी उचित न होना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो, लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित न हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पठन कितने प्रकार का होता है? पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन आदि हैं, लेकिन मुख्य 2 होते हैं, सस्वर पठन, मौन पठन। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम आदि। श्रुत लेख किसे कहते हैं? वे लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं उसे श्रुत लेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। सभी इम्पोर्टेंट है। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है? स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वारा बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों का स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क ख ग घ ठ ठ ठ ठ थ थ ध ध आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से भी वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत शब्द जो हिंदी में आकर अपना रूप बदल दिए हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे आम, हाथ, आग, अंग, आग, नंगा आदि। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, तत्सम शब्द के संस्कृत के वह शब्द जो अब हिंदी में आके भी अपना रूप नहीं बदले हुए तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द कहते हैं रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, कान, कलम आदि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण शब्द जो शब्दों के योग से बनते हुए वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज, जलद आदि।
मुहावरा और लोकोक्तियाँ में अंतर। मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, कहावत, और लोकोक्तियाँ कहावत वाक्य है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर देख लीजिए। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि, जो सब संज्ञा है। संज्ञा के भेद, अब देखिए ये संज्ञा के भेद मेन है। संज्ञा के निम्न भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। संज्ञा के 5 भेद हैं। ये सर्वनाम। सर्वनाम किसी के द्वारा होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि, ये सर्वनाम है। सब पूरे सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद इस प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण, देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सेब, खट्टा, चतुर, बिल्ली आदि। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? एक क्रिया जिसमें किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया है। क्रिया के भेद। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये सही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। पठन का अभिप्राय सस्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। निम्न में समास बताइए। निम्न में समास बताइए। समास, नीलकंठ में कर्मधार समास हो गया। पंचानन बहुब्री समास हो गया। दशानन बहुब्री समास हो गया। नवग्रह द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज बहुब्री समास हो गया। जो किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर ले उसे बहुब्री समास होता है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। शास्त्र वाचन किसे कहते हैं? शास्त्र वाचन स्वर युक्त होता है। ये बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है। इसमें बालक कम सीख पाते हैं। मौन वाचन, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट। मौन वाचन किसे कहते हैं? जिस वाक्य को ओंठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है। इसमें बालक ज़्यादा सीख पाते हैं। मौन वाचन में। किसमें कम सीख पाते हैं? शास्त्र वाचन में। मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी? गद्य या पद्य के लिए? गद्य के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी। पद्य पढ़ते समय वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। पोएम हम इसीलिए होते हैं ना, रसानुभूति के लिए। देखिए, मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। मौन वाचन का पहला देखिए, मौन वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? मौन वाचन 2 प्रकार का होता है: गहन वाचन और द्रुत वाचन। पाठ पुस्तक का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। देखिए, पहला का उचित आसन व मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, अशांति, वातावरण, ये सब होना चाहिए पाठ पुस्तक का मौन वाचन करते समय। क्वेश्चन नंबर 121 का वाचन दोषों को दूर करने की विधियाँ बताइए। क्या क्या विधियाँ? देखिए, जो वाचन को दोष किया जाए: आवृत्ति का, पुनरावृत्ति का, स्थान परिवर्तन का, अस्पष्टता का, निरावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राजन दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है आदि। देखिए, वचन क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, वचन किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं।
वचन के प्रकार। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, औरत, मोर, बाग आदि। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, बालक आदि। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, घोष या अघोष। घोष में जैसे ईयर अलग हो गया और अघोष में स हो गया। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। बगिया, वाटिका, बाग। अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यास्त हुआ, अर्धविराम। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम है। छोटा है, देखिए। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। यहाँ द्वारा शब्द जो कर्मवाच्य को वही बोध कराता है। मूर्धन वर्ण किसे कौन है? इनके उच्चारण में जीभ तालु, कठोर तालु को छूती है, जैसे त वर्ग तथा द्विगुण व्यंजन जो हैं ये मूर्धन वर्ण हैं। देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दोगुना समय लगता है उसमें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ी और बड़ी दी है। और देखिए, योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखिए। जय पराजय, देखिए योजक चिन्ह लगा है ये, और लाभ हानि में लगा है। ये जो है देखिए संख्या 636 में दोनों छः के स्थानीय मान देखिए, एक 6 क्रॉस 1 6 हो जाएगा, दूसरा 6 क्रॉस 100 बराबर 600 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़े पे है। 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चों को कितने सेब मिलेंगे? 4 बच्चे में 48 सेब, तो एक बच्चे में 48 बटे 4 बराबर 12, तो 12 सेब मिलेंगे। देखिए, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। 6 3 8 5 7 9, तो देखिए 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 6 7, फिर 8 9 हो जाएगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम हो गया, आरोही मतलब घटते क्रम होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, इसको करने में लॉन्ग हो जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे।